एवरीवन। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। और आज हमारा अ, जो क्लास है इसमें जो भी डेली का इंफॉर्मेशन रहता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप हमसे लाइव क्लासेस पे जुड़िए ताकि आप डेली चीज़ों को पढ़ सकें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अ, जो हमारी मंथली मैगजीन्स हैं उनको आप अ, कोशिश करिए कि आप उनको पा सकें। हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, हमसे जुड़िए। एग्जामिनेशन पर्पस को देखते हुए ये सारी मैगजीन बनाई गई हैं और जो हमारी रिसर्च टीम है इस पे काफी मेहनत करती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमसे कनेक्ट होइए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम्म ये आर्ट एंड कल्चर में एक इंफॉर्मेशन थी कि उर्दू लैंग्वेज का जो है वो इन्होंने विकी सोर्स डेवलप किया है। ये पंजाबी विकीमीडियंस यूजर ग्रुप है, इन्होंने उर्दू विकी फोर्स लॉन्च किया है। तो इसमें जो उर्दू उर्दू लिटरेचर है उसको ये पूरा डेडिकेटेड है। और एक डिजिटल लाइब्रेरी है ग्लोबल। और इसमें जितने भी उर्दू की चीजें हैं वो जो है वो रहेंगी। और इन्होंने जो है वो पंजाब गवर्नमेंट से कहा है कि आप जो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस है उसको ज्यादा ना लगाइए ताकि जो लोग हैं उन तक ज्यादा से ज्यादा ये जो चीजें हैं ये पहुंच सकें। और इसी इसी में जो है वो एक प्रोजेक्ट है 2 सेंचुरीज ऑफ इंडियन प्रिंट प्रोजेक्ट। ये जो है वो 16 से 22 में जो है वो चला है। तो और इसके अलावा लंदन का एक आर्काइव्स है, उन्होंने भी जो है अपनी काफी चीजें जो है इसमें प्रोवाइड की हैं। इसमें जो उर्दू की जैसे कि लिटरेचर से अलिफ लैला हुआ, अरेबिक फेबल्स हुआ, 19th सेंचुरी के जो उर्दू वर्जन्स थे पद्मावत के, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की अवधी पोयम, इन सब चीजों को जो है वो इसमें विकी सोर्स में जो है वो अवेलेबल कराया गया है। तो मतलब इसका मतलब यही एक उद्देश्य होता है कि फ्री कॉस्ट जो है वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए मल्टीपल लैंग्वेज में। और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए फिर इन्होंने जो है वो ले आया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बस ये जाने रहो कि क्या है ये। अलिफ लैला की बात करें तो इसको 1001 नाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अरेबिक फेबल्स मतलब इसमें है पूरे। फिर अभी माउंट एवरेस्ट पे जो है वो एक कुंभू आइस है, उसका आइसफॉल हुआ है और इसकी वजह से वहां पे काफी डिस्ट्रप्शन हुआ है। जैसे हमें पता है कि हमेशा जो है वो माउंट एवरेस्ट पे समिट लोग करते रहते हैं, वहां पे बेस कैंप्स लगाते हैं, वहां पे जाते हैं समिट पे। तो वहीं पे जो है ये जो एक मैसिव आइसबर्ग था। तो ये मतलब इसमें डिस्ट्रप्शन हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पे काफी प्रॉब्लम जो है वो हो रही हैं। तो ये है एवरेस्ट। अगर एवरेस्ट का बेस कैंप की बात करें तो काफी ऊंचाई पे है, 5364 मीटर्स पे। और इनके कई सारे कैंप्स रहते हैं। और लगभग जो लोग रहते हैं वो मतलब उसमें जाते हैं, अपना ट्रेवल करते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं उसके लिए उनको काफी ट्रेनिंग वगैरह भी जो है वो मिलती है। और उनको एक पूरा वो रहता है कि कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में उनको सरवाइव करना है। तो इस तरह की जैसे चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करती हैं। और एक 2014 में भी एक इस तरह का जो है वो आइस फॉल हुआ था, उस टाइम पे वहां पे 16 जो शरप्यास थे उनकी मृत्यु हुई थी। और इसके लिए जो है वो टाइम टू टाइम जो है इसमें जो क्लाइंबिंग वगैरह है उसको बंद भी किया जाता है जब सीवियर जो है वो सीजन हो जाता है उस टाइम पे। और नेपालीज जो गवर्नमेंट है ये एक जो क्लाइम करने के लिए जो पर क्लाइंबर कॉस्ट है वो $11,000 के लगभग जो है वो रखती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुंभू बस आइस फॉल कहाँ है, ये माउंट एवरेस्ट का जो है वो एक ग्लेशियर है। और ये अपने आइस ब्लॉक्स वगैरह इन सब के लिए जो है वो जाना जाता है। मैडम फिर इसमें एक चीज और ऐड किया जा सकता है कि जो एथेनिक ग्रुप है शेरपा, हाँ, नेपाली एथेनिक ग्रुप, इनका हाँ, ही मतलब एक तरह देखिए कि वही लोग ऐसे इस पे ज्यादा हाँ, सबमिट करते हैं। हाँ, तो ये ये ऐसा पूछ सकता है शेरपा से, और कौन सबसे शेरपास पहले इससे। ऐसा कौन सबमिट किए थे, है ना। हाँ, तो हाँ। इसको भी और ऐड ये ऑन किया कहाँ जा का सकता ग्रुप है? जैसे ये नेपाल का एथनिक ग्रुप है। काफी इनकी फिजिकली काफी फिट होते हैं ये, मतलब इनका जो वहां पे उस कंडीशन में रहते रहते जो बॉडी है वो एक तरह से अडॉप्ट हो जाती है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर माउंटेन्स पे जाते हैं तो हम लोग को काफी प्रॉब्लम करने ऑक्सीजन का दिक्कत होता है। बॉडी को उस टाइप एडेप्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी उस तरह की नहीं रह जाती है। तो जो इन लोग हैं चूंकि उन लोग का उस वही एरिया है रहने का ही,
तो वो मतलब उस चीज के लिए जो है वो एक तरह से उनकी बॉडी जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। अब हाईएस्ट पॉइंट भी देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है इसमें, तो ये 8,848.8 मीटर्स, और ये जो इसका रेंज है ये कई बार पूछा भी जा चुका है, पीसीएस के एग्जाम में एक बार आया भी था ये, कि क्या जो है वो इसकी हाइट है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा इस तरह से। फिर अभी कल भी ये न्यूज़ थी कि तमिलनाडु के थुथुकुडी में होलोसीन पीरियड का जो है वो फॉसिल बेड इन्होंने अभी जो है वो डिस्कवर किया है, और इसकी घोषणा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने किया इन्होंने। और इन्हें बताया कि ये काफी सिग्निफिकेंट खोज है। क्वार्टरनरी फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो इंडिया का, उसको ये और बेहतर करता है और इनरिचमेंट करता है, बता क्योंकि मतलब उस टाइम पे क्या फॉसिल थे, जैसे फॉसिल्स मिलते हैं तो पता चलता है कि एंशियंट टाइम में वाइल्ड लाइफ कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, क्लाइमेट कैसा था, ये सारी चीजें। ठीक है। और इन्होंने बताया है कि ये जो फॉसिल साइट है, काफी यहाँ पे बारिश वोरिश भी होती है, 2023 में भी हुआ था। और यहाँ पे काफी समय से जो है वो सर्वे वगैरह कराया जा रहा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने जो है वो लेड किया है इस चीज को पूरा, और यहाँ पे काफी सारे रिकॉर्ड जो है वो मिले हैं। ठीक है। तो जैसे कभी कभी, अब जैसे इसमें हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देख लें या कीवर्ड्स, तो होलोसीन जैसे है, ये क्या है, ये एक जियोलॉजिकल एपॉक है। कब का था ये, मतलब 11,700 ईयर्स पुराना है। तो इस तरह से भी पूछे जाते कि क्वार्टरनरी पीरियड कब का था। कभी कभी जो है वो जब डीप में इनको जाना होता है क्वेश्चंस के, तो इस तरह से पूछ देते हैं। तो इसमें एक। एक इफेक्टिव चीज पूछ सकता है कि होलोसीन जो है एक्चुअली आप देखोगे जब आइस एज जब कंप्लीट होता है उसके बाद जो वार्मर एज स्टार्ट होता है तो हम्म। होलोसीन से ही स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ। आफ्टर जो आइस एज है उसके बाद कौन सा सो इपोक स्टार्ट हुआ। तो अभी हाँ। लास्ट जो जेपीएससी की एग्जाम हुई उस पे हाँ। होलोसीन का ऐसा क्वेश्चन था। हाँ। तो ये सब चीज जो हमारा बैकग्राउंड है हाँ। एक्चुअली आज हम थोड़ा सा कुछ कुछ बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा हम्म। सा ध्यान से देखा जाए कि जो हाँ। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। हम्म। ठीक है, तो उस पे लिखा हुआ भी है, उसको आप देखिए कि आफ्टर आई से जैसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है, कि तो ये इतने चीज को साल पहले प्रेजेंट था, कैरेक्टराइज बाय द वार्मिंग आफ्टर द लास्ट आइस एज, मतलब आइस एज लास्ट जो हुआ था उसके बाद जो वार्मिंग स्टार्ट हुई इसी पीरियड से हुई। जैसे तो ये तो क्वेश्चन मैं भी इन लोग पूछता को बोलती हूँ कि जैसे कीवर्ड्स जो हैं और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इससे काफी हद तक हमारा स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाता है। जैसे जो है। पीसेस वेयर के एग्जाम है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ये मतलब। तो ये सारे हम्म। जो पॉइंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जैसे थोडुकुडी की बात करें तो इसमें देखो बता दिया कि एक पोर्ट सिटी है, तमिलनाडु में आता है। लोकेटेड कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार कोस्ट में। और ये अपनी इंडस्ट्रियल और मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। तो कभी अब कभी इसमें प्लेस अपने का से नाम। इसमें ये जो लोग भी मतलब जो क्लास ले रहे हैं मतलब हाँ। जो हैं साथ हाँ। में हाँ। उनको ये सब जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में डिटेल जाके इनको थोड़ा सा उस पे काम करने की जरूरत है कि गल्फ ऑफ मन्नार आप देखो क्वेश्चन पूछता है, हाँ। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछा है। ठीक हाँ, है, कई बार पूछा है। तो तो इन ये सब चीजों चीजें। को रिलेट करना होगा, जैसे ये पढ़ा तो इनको फिर रिलेट किया, इन चीजों को फिर से एक बार रिवीजन किया, तो काफी जो है वो चीजों का जो है वो एक मतलब रिमाइंड होता है। तो बार बार जब हम वो चीजें पढ़ते हैं तो हमारे जो चीजें हैं वो और अच्छी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, गलत होने का हम्म। चांस कम हो जाता है ना, उसका कि और क्या इस पे एम हम है। लोग एक और चीज मैम स्टार्ट कर रहे हैं जो मैं शेयर कर देना चाह रहा हूँ कि जो हाँ। भी जैसे एक हमारा क्विज का होगा कि इससे क्वेश्चन रिलेटेड है सो ये हम लोग ऐसो इससे भी अपलोड करेंगे अब। ठीक है, हाँ। हाँ। उससे क्या होगा कि लोग क्वेश्चन के देखिए क्वेश्चन के थ्रू अगर कोई प्रिपरेशन करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, ठीक स्पेशली है, फॉर तो उस प्रीलिम्स, हाँ प्रीलिम्स एग्जाम के प्रीलिम्स। लिए। हाँ। मेंस के लिए तो खैर आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर इंटरनेशनल डिजाइन डे, ये ऑब्जर्व किया गया 27 अप्रैल को। और इसमें इस दिन जो है वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ डिजाइन ये आपका बना था 1963 में। तो इसीलिए जो है ये पहले इसको मनाते थे एज वर्ल्ड डिजाइन डे 2020 तक। बाद में इसका नाम चेंज करके इसको इंटरनेशनल डिजाइन डे कर दिया गया कि
ताकि ये बेहतर तरीके से जो है वो एक रिफ्लेक्ट करे कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वहां पे किस तरह का जो है वो डिजाइनिंग वगैरह होता है। इस साल का इंटरनेशनल डिजाइन डे 2026, इसका थीम है द स्पेसेस इन बिटवीन। ठीक है, तो थीम और डे का जो डेट होता है वो मतलब इम्पोर्टेंट रहता है। फिर अब जैसे अगर हम इसका बैकग्राउंड इन्फो देखें, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ डिजाइन, या इसमें बताया कि पहले इसको इको ग्रेडा कहा जाता था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ग्राफिक डिजाइन एसोसिएशन, लंदन में है ये। ठीक है, इसमें जो है वो 60 कंट्रीज की 120 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, और इनका जो थीम है द स्पेसेस इन बिटवीन, ये जो कैसे जो है वो एक ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन पे फोकस किया जा रहा है, और जो हमारा चेंजेस है सोसाइटी में, इन्वायरमेंट जो चेंजेस है उनसे रिलेटेड डिजाइन्स को आजकल जो हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, इन चीजों को इसमें ज्यादा और ले आ रहे हैं कनेक्ट करने के लिए चीजों से। तो ये है। फिर वर्ल्ड टैपिर डे 2026 ये भी मनाया गया। टैपिर क्या होता है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक लार्ज हर्बीवोरस मैमल होता है जो कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाया जाता है। और ये सीड के डिस्पर्सल का काम करते हैं, सीड्स को इधर उधर डिस्पर्स करते हैं ताकि हर जगह जो प्लांट्स है उनकी और इजी तरीके से ग्रोथ हो सके। तो इनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये डे मनाया जाता है। कल ही मनाया गया ये 27 अप्रैल को। और इनको मतलब ह्यूमन से खतरा है इसका काफी सारा जो है वो लोग इसका वो कर देते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं अपना। और इसकी वजह से जो इनकी आबादी है उसमें कमी आ रही है। ये हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से जो फॉरेस्ट होता है उसका ग्रोथ काफी जो है वो बेहतर होता है। तो ये इकोसिस्टम के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इनको वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जनरा कहा जाता है एनिमल किंगडम का। ये काफी इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी के मेंटेन करने के लिए उनके नेटिव हैबिटेट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तापिर्स, ये इनको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। अब देख लो इसमें। और ये इनका जो मतलब अनचेंज रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर से ये सरवाइव कर रहे हैं। इनकी 4 एक्सटेंट स्पीशीज हैं। एक है बैड्स तापिर, ये सेंट्रल अमेरिका की है। लोलैंड तापिर साउथ अमेरिका की है। माउंटेन तापिर एंडीज का है। मलायन तापिर ये साउथ ईस्ट एशिया का है। इनको जो है वो करेंटली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। ठीक है, और इनके कंजर्वेशन के लिए एक स्पेशलिस्ट ग्रुप भी बनाया गया है जो कि आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का पार्ट है। और ये ग्लोबली जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि किस प्रकार से इनका जो है वो कंजर्वेशन करना है, कैसी स्ट्रेटजीज बनानी है। तो ये है। और आपको जैसे हर आपको आपको शायद याद होगा कि आईयूसीएन रेड लिस्ट क्या है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछा है। हाँ, कि ये वो तो सीधे पूछते पूछा रहते था हैं। कि व्हाट इज हम्म। आईयूसीएन रेड लिस्ट। हाँ, तो ये आईयूसीएन सब के है बारे कि में ये सब लगता है छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन ये आ सबसे बन जाता है। जाता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट मतलब वही है कि ये सारी चीजें विद अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जैसे हमें लगता है कि ये करंट अफेयर से डेली इसमें बहुत ज्यादा टाइम ना दें, लेकिन इसी को अगर हम पढ़ें और इससे जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है उससे रिलेटेड टॉपिक को एक बार हम पढ़ ले, तो हमें लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा, आपने बुक खोल के एक बार आईयूसीएन रेड लिस्ट देख ली, है ना, क्या है, तो ये काफी सारी चीजें इससे कवर हो जाती हैं। स्पीशीज के बारे में देख लिया तो ऐसी ही चीजें आती हैं। जैसे अभी उस दिन जो है हम लोग बात कर रहे थे कि इसके पहले भी जो है वो कई सारी स्पीशीज का इसमें आया है। जैसे चीरू के बारे में आया था रिसेंटली 10 दिन पहले कि चीरू क्या है। चीरू का जो है उसको इलीगल जो है वो ट्रेडिंग के लिए उसमें सजा भी दी है। अभी जो कोर्ट है उसने एक 17 साल पुराना केस था। जैसे इन ऐसे ही इन चीजों को लिंक करने, जैसे तापिर डे मनाया गया तो पूछ देगा, 3 4 स्पीशीज दे देगा कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है। तो ये है।
और कि जब जब भी कोई डे पूछता है तो उसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि उसके थीम्स को जानना जरूरी है, हाँ, कि थीम क्या क्योंकि है। वो थीम्स एकदम पूछता ही पूछता है। खासकर आप देखोगे पीसीएस में ये सब चीजें देखने को मिलती हाँ, है ज्यादा। पीसेस में छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो लगता है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, वो पूछ हाँ देते हैं वो, है ना? जैसे अभी आप जीपीएससी का दिए होंगे तो वहाँ पे जो साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे आते हैं। वो लगता है कि अरे बहुत आसान होगा, लेकिन उसी में फिर कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम्म। हैं। फिर लद्दाख में जो है वो 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया है। अभी तक जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 2019 में, तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी, तो लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी। तो अब जो है वो फॉर्मल एक पूरा अप्रूवल हो गया है, जिसके तहत 5 नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनेंगे इसमें, और जो टोटल नंबर है लद्दाख में, वो डिस्ट्रिक्ट्स का वो 7 हो गया है। जो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगी ये है नुब्रा, शाम, चैंगथांग, झांसकर और द्रास। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये एक काफी हिस्टोरिक स्टेप माना जा रहा है। फिर इसके पहले जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स ही थी, ठीक है, लेह और कारगिल। तो अभी टोटल जो है वो 7 हो गई। और ये जो डिसीजन लिया गया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने अप्रूव किया था अगस्त 2024 में। और कि किस प्रकार से जैसे नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, तो वहां का जो ग्रास रूट लेवल पे काम हो सकेगा, गवर्नेंस बेहतर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बढ़ेगी, तो इसी के लिए जो है वो ये हुआ है। तो अब इनमें जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। कई इस पहले टाइप का। कई बार लेह और कारगिल का लोकेशन पूछ दिया गया है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनका मैडम लो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम्म। एक चीज आप देखोगे कि मेंस में आपको रिलेट कर सकते हैं, जैसे पबेट का क्वेश्चन होता है डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, तो इसका मेन जो भी रीजन होता है, आखिर आप डिस्ट्रिक्ट क्यों आप बढ़ा रहे हो, तो हाँ, जस्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सब चीजें होती हाँ, है। अभी तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये तो है सो यूटी है, हाँ, लद्दाख तो यूटी है ना आई थिंक। हाँ, हाँ, यूनियन हाँ। टेरिटरी है। हाँ, तो वहां पे जो डिसीजन कौन लेते हैं, तो वहां पे होम वहां पे मिनिस्टर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो करते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से सारी चीजें होती हैं। जैसे दिल्ली हाँ, तो हुआ, ये जितनी सब भी चीजें ये यूनियन सब टेरिटरीज हैं। प्रीलिम्स से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जब हाँ, आप तो मेंस ये का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इसको हाँ, आप ये सब यूज कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। हाँ। अब इसमें अगर हम बैकग्राउंड इन्फो देखें, तो हमारा एक रिवीजन हो जाता है कि कैसे जो लद्दाख है ये यूनियन टेरिटरी बना, कब बना। 31 अक्टूबर 2019 को, फॉलोइंग द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसका एरिया, ये एक इट इज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया बाय एरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में जो ये लाइन दिया है, ये पूछ सकता है एरिया क्या है इसका, 59,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन जो पॉपुलेशन है यहाँ पे बहुत कम है। 3 लाख जो है वो पॉपुलेशन है, इससे भी कम है। स्ट्रेटेजिकली लद्दाख काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा इसका जो बॉर्डर है वो चाइना पाकिस्तान दोनों से जुड़ा हुआ है। और हमेशा यहाँ पे एक टेंशन की वो भी रहता है चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। साथ ही साथ जो ज्योग्राफिकल इसकी कंडीशन है, जो टेरेन है, वो ऐसा है कि ये भी जो है वो काफी एक चैलेंज जो है वो पोज करता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें बताया है कि ये जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बनेगी, इससे माना जा रहा है जो रिमोट कम्युनिटीज हैं, बेहतर उनको जो है वो गवर्नेंस होगा। अब जैसे कि ये कहाँ रहती हैं, नुब्रा वैली। पूछ सकता है कि नुब्रा वैली क्या है। 4 नाम दे देगा, जम्मू कश्मीर दे देगा, हिमाचल प्रदेश दे देगा, लद्दाख दे देगा, और एक और कोई दे देगा, तो पूछ सकता है। छांगतांग प्लेट्यू कहाँ है, जसकार रीजन कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक मतलब सिंपल सी न्यूज है कि हाँ 5 डिस्ट्रिक्ट और ऐड ऑन हुई है, बट उसके साथ काफी सारी चीजें जो है वो और हमारी इसमें कवर हो जाती हैं। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये शिमला पहुंची हैं, हिमाचल प्रदेश के 5 दिन के वहां पे रहेंगी। और हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रपति का निवास है माशोबरा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे जो है वो ये समर रिट्रीट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और यहाँ पे ये जो वहाँ के गवर्नर और सीएम है, उन्होंने जो है वो इनको अटेंड किया। इनके लिए जो है वो पूरा बैंक्वेट होस्ट किया गया लोक भवन में। और ये अटल टनल भी विजिट करेंगी,
जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, एक स्ट्रेटेजिक एंड इंजीनियरिंग मार्वल है हिमालयाज में। अटल टनल काफी इम्पोर्टेंट है। ये वहां पे बीआरओ के जो ऑफिशियल्स हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे मिलेंगी कि किस प्रकार से इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड यहाँ के प्रोग्राम को अटेंड करेंगी। तो ये है। अब अटल टनल पिछली बार ही पूछा गया था यूपीपीसीएस के एग्जाम में, कब इनॉग्रेशन हुआ था? 2020 में। ये एक ऑल वेदर रोड है जो लिंक करता है, लिंक टू द लाहौल एंड स्पीति विलेज। ठीक है, इससे ट्रेवल टाइम कम होता है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को ट्रेवल करने में भी काफी जो है वो इजी रहता है। तो इनका समर रिट्रीट, इनका समर निवास, जो राष्ट्रपति हैं इनका ये, और साथ ही साथ अटल टनल, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड हो गई, इसमें कवर। इसमें मैं एक फैक्ट शेयर करना चाह रहा था एक्चुअली हिमाचल प्रदेश को लेके, हाँ, कि हिमाचल प्रदेश सबसे लीस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट है। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं लास्ट टाइम देख रहा था जेपीएससी में पूछा गया था, हाँ, मैच करना था उसमें, और सबसे लीस्ट अर्बनाइजेशन कहाँ है। तो हाँ, बहुत कम लोग मुझे लगता है हिट कर सकते हैं कि अगर बिहार की बात आ जाए हाँ, और भी उड़ीसा की बात आ जाए तो हिमाचल प्रदेश को लोग बोलेंगे, ये थोड़ा हिट करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हम हिमाचल में सबसे कम हम्म, अर्बनाइजेशन। हाँ, तो ये है। ठीक है। फिर एससीओ है आपका, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग होगा। ये 28 अप्रैल को होगा, किर्गिस्तान के बिश्केक में। ठीक है, तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक है। ये पूछा गया है कई बार। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह से ये जितने मिडिल ईस्ट के हैं कंट्रीज, इनका नाम दे देता है, उनका कैपिटल पूछ देता है। यूपीएससी में भी इवन ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग होगी, इसको जो है वो राष्ट्रपति राजनाथ सिंह और उनके साथ एक पूरा डेलीगेशन गया है वो अटेंड करेगा। और फिलहाल जो भी अभी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जैसे हमको पता है कि वेस्ट एशिया में काफी क्राइसिस है, यहाँ पे वॉर चल रही है और दिक्कतें हैं, तो उस पे भी पूरा चर्चा किया जाएगा। अब जैसे इसमें बता दिया कि एससीओ ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैब्लिश कब हुआ था? 15 जून 2001 को, शंघाई में, जो कि चाइना में है। इसकी जो मेंबरशिप है, करंट जो मेंबर्स हैं वो है इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस, मतलब ईरान भी इसका मेंबर है। इंडिया फुल मेंबर बना था एससीओ का 2017 में। और जैसे जब आप फुल मेंबर बन जाते हैं तो आपका वो होस्ट की तरह जो है वो एक कंट्री के तौर पे आप मिलता है, आपको रोटेशन होता रहता है। तो इंडिया को जो है वो 2023 में चेयरमैनशिप मिली थी। और जैसे 2023 में G20 की भी समिट हुई थी इंडिया में, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, तो इस बार का किर्गिस्तान में ये होगा। फिर इंडिया आज जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है, जिसपे सबसे ज्यादा का आर्टिकल्स आए हैं, है वो इंडिया न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये इसको काफी हिस्टोरिक माना जा रहा है। और इसमें जो है वो प्रधानमंत्री और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है, न्यूजीलैंड के जो मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि काफी एक अच्छा ये अचीवमेंट है। एक नए एरा का शुरुआत होगा, इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ेगी। जो भारत का विजन है कि 2047 तक विकसित भारत का गोल अचीव करना है, उसमें ये हेल्प मिलेगा। ये भारत का 9th एफटीए है विद डेवलप्ड कंट्रीज इन रिसेंट ईयर्स। और अभी तक जो है वो हमने 38 नेशंस के साथ एफटीए जो है वो कर लिया है। पिछले 9 महीने में जैसे हमने देखा, इसके पहले अभी यूएस के साथ डील है अभी, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। उसके पहले यूरोपियन यूनियन के साथ हुई थी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब क्या किया गया है इसमें, जो एफटीए हुआ है, इसके तहत जो न्यूजीलैंड है इसने कहा है कि हम कमिटेड है कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे इनटू इंडिया। और ये 20 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 15 ईयर्स में, 15 सालों में। और इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो है वो 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जितनी भी टैरिफ लाइंस है। इससे जो टेक्सटाइल है, अपैरल है, लेदर है, फुटवियर है, जेम्स है, ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स है,
प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इनके एक्सपोर्ट को और बढ़ावा मिलेगा। अब लेदर की जैसे बात कही, मैंने पहले बताया था कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पे कल जो है वो आगरा में मीटिंग हुआ था, क्योंकि आगरा में इंडिया में जो है वो मेन जो है वो एक हब है जहाँ पे सारा लेदर का जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, काम होता है। सिमिलरली जो न्यूजीलैंड है, यहाँ पे रॉ लेदर बहुत मौजूद है। तो माना जा रहा है कि ये जो एफटीए साइन हुआ, इससे दोनों कंट्रीज का जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें काफी जो है वो बेहतर होगी। ठीक है। और कुछ जो सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट किया गया है इसमें, जैसे कि डेयरी है, एनिमल प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, शुगर, हनी, इन सबको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है। और इसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया गया है कि ये जो एफटीए लागू होगा, इससे जो स्पेसिफिक टैरिफ रेट्स है वो कुछ प्रोडक्ट्स पे कम होगा, जैसे कि मानुका हनी है, ये एक न्यूजीलैंड का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि हम आता है। कीवी फ्रूट है, ठीक है, इस पे भी ड्यूटी कम हो जाएगा। और इसके अलावा ये आपका जो टैरिफ रेट कोटाज हैं, इनको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एक्शन प्लान के साथ जो है वो जोड़ा गया है। और ये जॉइंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव काउंसिल बनेगा जो देखेगा कि किस तरह से पूरा जो मार्केट का एक्सेस है कितना है, कैसे डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इनके अलावा फिर सर्विसेज और मोबिलिटी में भी जो है वो ये काम करेगा। आयुष का जो सिस्टम है, इसको एक इंटरनेशनल पोजीशनिंग मिलेगी। इंडिया अपने आप को जो है वो नेचुरोपैथी और में एक लीडर के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पे ग्लोबल वेलनेस हब हमें बनाना है। ठीक है। तो एक जो ये है, इसमें जो है वो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। फिर इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं ये न्यूजीलैंड इजीली जा सकेंगे। इनको जो है वो गारंटी करेगा मिनिमम ऑफ 20 आवर्स पर वीक वर्क ड्यूरिंग स्टडी, मतलब पढ़ाई भी कर सकेंगे, काम भी कर सकेंगे। और पोस्ट स्टडी वीजा भी इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, जो स्टेम से की जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, बैचलर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, जिनका डॉक्टरेट हो गया है वो। ठीक है। और इसमें इंडिया को एक मोस्ट फेवर्ड नेशंस के तौर पे रखा जाएगा, और उसे काफी इसमें जो है वो हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ओशिनिया में। और पर कैपिटा इनकम जो है यहाँ पे 49,380 US डॉलर्स है। और टोटल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है इनका 422.6 बिलियन है, जो मार्च तक का डेटा है उसके मुताबिक। तो न्यूजीलैंड एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, काफी स्ट्रांग है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, डेयरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माना जा रहा है कि हमारे जो चीजें हैं उनको लिए भी बेहतर रहेगा, न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स भी इधर आएंगे, तो इकोनॉमी के लिए सारा ये अच्छा रहेगा। फिर आरबीआई ने अपना रिवाइज किया है रूल्स गवर्निंग द क्लासिफिकेशन ऑफ बैड लोन्स। तो बैड लोन्स तो को मैम वो जो कैसे, अमेरिका का टैरिफ हुआ था 15% बाद में, तो एटीन एफटीए परसेंट के बाद 18%, 18%। हाँ। तो एफटीए के बाद वो भी खत्म हो गया था क्या? एक्चुअली यूएस का जो है अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ। जैसे जब ये यूएस की डील हुई, तो यूएस की डील में ट्रम्प ने ही जो है वो अपना कर दिया था कि हाँ हमारी डील हो गई है। तो बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने इंडिया को मना किया कि आप रशिया के साथ ऑयल परचेज नहीं कर सकते हैं, तो इसको लेके विवाद भी था। फिर ये हो रहा था कि जो इनिशियली इंडिया के साथ जब यूएस का जो ट्रेडिंग था ट्रम्प गवर्नमेंट के पहले, वो 3-4% का लगता था। फिर बाद में इसको बढ़ा के 50% किया गया, फिर 50% को घटा के 18% कर दिया। तो ये इसको ये कि बहुत अच्छी वो नहीं है। 10% से कम पे ले आते तो ज्यादा बेहतर डील होती है। बहुत सारे पॉइंट्स अभी क्लियर नहीं है, निगोशिएशन हो रहा है, अभी भी बातचीत चल रही है। यहाँ से जो डिप्लोमेट्स हैं, जो डेलीगेशन है वो जा रहा है। और अभी पूरा चूंकि वॉर स्टार्ट हो गया, तो फिर इन्होंने अलाउ, मतलब इन्होंने कहा कि हम अलाउ करते हैं इंडिया को कि इंडिया रशिया से जो है वो ऑयल ले सकती है। और एक्सटेंशन भी कर दिया है कि हाँ आगे और 1-1.5 महीने तक ले सकती है। पहले क्या था कि ईरान के साथ वॉर नहीं चल रही थी तो रशिया, और यूक्रेन की वॉर चल रही थी तो रशिया को काउंटर कर रहे थे। अभी चूंकि ईरान के साथ वॉर स्टार्ट हो गया है, तो अभी रशिया पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कह लो उनको कम कर दिया है। तो यूएस की जो डील हुई है उसमें बहुत सादी ज्यादा भी क्लैरिटी नहीं है। एग्रीकल्चर को लेके गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने ओपन नहीं किया है
यूएस में कुछ ऐसी जो वहां जो है, तो डील में क्या क्या पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए भी वो है, बस मोटा मोटी यही है कि हाँ 18% अभी इन्होंने फिलहाल टैरिफ किया है, और पूरी तरीके की सभी साइनिंग नहीं हुई है, साइन होता है फिर उसके बाद जो है ये जो पर्टिकुलर जो वहाँ पार्लियामेंट वगैरह होती है वहां पे पास कराना पड़ता है, जैसे एफटीए एग्रीमेंट हुआ न्यूजीलैंड के साथ, तो यहाँ फिर उनको अपने पार्लियामेंट में इसको पास कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर लागू होगा, तब डिफाइन होगा कि हाँ क्या टैरिफ्स हैं, कितना पर्टिकुलर एक उस पे कितना कितना क्या क्या लग रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी 18% है, और अभी भी निगोशिएशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, कुछ जो सेक्टर है जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इशू है इंडियन की, इन्होंने कहा है कि नहीं ओपन किया है, मेज हम यूएस से काफी लेंगे, तो उसकी वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो प्रभावित हो सकता है। एथेनॉल की बात कर रही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का हमारा जो काम चल रहा है उसके लिए हम एथेनॉल भी जो है वो शायद यूएस से लेने की बात कही गई है, इसको लेके भी। तो अभी काफी जो यूएस के साथ डील हुई है उसमें काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ठीक है, क्लैरिटी अभी उतनी नहीं है। तो ये हम आरबीआई का बात कर रहे थे कि इन्होंने जो बैड लोन क्लासिफिकेशन रूल्स हैं इनको काफी इसमें रिवीजन किया है, और ये 1 अप्रैल 2027 से इफेक्टिव हो जाएंगे। और इसमें जो रिवाइज किया गया है डायरेक्शन को, इसमें एक ये है कि अगर कोई बोरोवर है जो बैंक से मल्टीपल लोन्स लेता है, और अगर कोई एक वन लोन है जिसको कि ये नहीं जो है वो भर पाया, तो ओवरड्यू हो गया, 90 डेज से ज्यादा का टाइम हो गया, तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। और तो इसमें कहा गया है कि जो रिवाइज नॉर्म रहेंगे उसमें एनपीए बोरोवर विल बी कंसीडर अ स्टैंडर्ड एसेट ओनली अपॉन रीपेमेंट ऑफ द entire area of interest and principal pertaining to all credit facilities। ऐसे होता है कि कई लोग कई सारे उससे जो है वो लोन ले लेते हैं, फिर उनको क्या होता है मंथली इंस्टॉलमेंट्स देने होती हैं, इंटरेस्ट देना होता है, फिर अगर वो नहीं भर पाते हैं तो उसकी वजह से काफी जो है वो लोड बढ़ता है। इसी के लिए जो इन्होंने नया जो है वो डायरेक्शन जो है वो किए हैं, और कहा है कि ये 27 से इम्प्लीमेंट होंगे। एनपीए के बारे में बहुत आ भी चुका है। एनपीए क्या होता है? ऐसा लोन और एडवांस जहां पे बोरोवर ने जो है वो पैसा ले लिया, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट जो है उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, या प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसको नहीं पे किया 90 दिनों तक, तो उसको जो है वो एनपीए घोषित कर दिया जाता है। ये जो है वो लॉस उसमें चला जाएगा। फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है ऑन द प्रोलिफरेशन ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स इन इंडिया। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा रिव्यू करेगा कि जो है वो क्या मतलब इसने रिव्यू है कि क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो हमारा वाईफाई का नेटवर्क है वो कितना बढ़ा है, कितना है कितनी कितनी जगहों पे, काफी सारी चीजों को, पब्लिक वाईफाई इकोसिस्टम कैसा है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैसे इसको और बेहतर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। फिर अब जैसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देख लो, तो इसमें पीएम वाणी के बारे में बताया गया है कि पीएम वाणी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसके तहत पब्लिक वाईफाई इकोसिस्टम दिया जाता है। ठीक है, और इसके ये जो है वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और पीडीओज और पब्लिक डाटा ऑफिसेज का यूज किया जाता है, जैसे रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है वाईफाई की, इसकी वजह से कोई दिक्कतें ना आए। और जो इसमें हमारे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको बेहतर करने के लिए काफी जो टीआरएआई है, इन्होंने जैसे साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूके, यहाँ मतलब यहाँ पे काफी ये सब स्मार्ट सिटीज हैं, यहाँ पे बेहतर तरीके से पूरा नेटवर्किंग का काम जो है वो होता है, तो उनसे जो है वो एक लर्न किया जा रहा है कि क्या क्या चीजें हैं, तो ये है इसका। फिर इंडियाज रोल एट 5th वर्ल्ड स्मॉल स्केल फिशरीज कांग्रेस 2026। पांचवा वर्ल्ड स्मॉल स्केल फिशरीज कांग्रेस ये 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा थाईलैंड में, थाईलैंड के हुआ हिन में। और इसको जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और टीबीटीआई ग्लोबल ये जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें ये फोकस रहेगा, इसका जो थीम है स्मॉल स्केल फिशरीज फॉर एडवांसिंग
जस्ट हार्मनी, यंग फ्यूचर्स एंड रिजेनरेटिव विजडम। तो इसमें जो है वो जस्टिस को प्रमोट किया जाएगा। कैसे जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे जैसे शिपिंग वगैरह को लेके, फिशरीज को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, कैसे इस सेक्टर को और बेहतर किया जाए, रीजनरेटिव बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, कैसे क्लाइमेट फ्रेंडली अप्रोच को लेके चलना है, ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करना है, कैसे करना है। तो इसमें सब पूरा जो है वो डिस्कशन होगा। इसमें करीब 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और कई सारे इसमें सेशंस होंगे। इंडिया की तरफ से जो है वो अभी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ये जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इन्होंने जो है अभी इसमें बताया कि इंडिया में जो स्मॉल स्केल फिशरीज है, जो एक्वाकल्चर है, ये काफी हद तक सपोर्ट करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपना काफी सारा प्रोग्राम चला रहे हैं। और इसमें कहा कि हम बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका अभी जो करंट चेयर है वो इंडिया के पास है। और इसके तहत जो फिशरीज सेक्टर है इसको कैसे सस्टेनेबल करना है, कैसे बेहतर करना है, उस पे काम जो है वो हो रहा है। स्मॉल स्केल फिशरीज एक बैकबोन है ग्लोबल कैप्चर फिशरीज का। इसके तहत जो है वो 90% जो फिशर्स हैं, जो मछुआरे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और इसमें 40% जो है वो मरीन और इनलैंड इनलैंड जो फिशेस होती हैं उनको जो है वो पकड़ा जाता है। और ये फूड सिक्योरिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो निभाते हैं। से पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जेंडर इक्विटी पे काम होता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं। फिशरीज की बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। और ये जो ग्लोबल आउटपुट है उसका 8% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड है रैंकिंग एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में। श्रिम्प प्रोडक्शन में हम टॉप पे हैं, सबसे ज्यादा श्रिम्प का प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट होता है। और सबसे ज्यादा जो श्रिम्प का एक्सपोर्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स को होता है। जैसे पिछले साल इन्होंने इस पे भी काफी टैरिफ जो है वो लगाया, बट उसके लगाने के बाद भी जो श्रिम्प का एक्सपोर्ट है वो काफी हुआ है, अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स में आया भी था। और इसके अलावा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कैप्चर फिशरीज में। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो काफी काम कर रही है फिशरीज सेक्टर को के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन एक हमारा एक है स्कीम, जिसके तहत हमें इस पूरे क्षेत्र को और बेहतर बनाना है। तो इसके लिए हमने फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड ये है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। तो जैसे मत्स्य से जुड़ी हुई सारी देखो इसमें चीजें बता दी गई हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या इनका रोल है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है। इसके तहत पूरा काम हो रहा है ताकि जो स्मॉल स्केल फिशरीज है उसको और बेहतर बनाया जा सके, सस्टेनेबल बनाया जा सके। अब बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था इस्टेब्लिश 1975 में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना 2003 में। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं ये कौन कौन सी हैं? अब जैसे कुछ कुछ कभी कभी क्रिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जैसे बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम, तो ये यूपीएससी में से ऐसी चीजें जो है वो पूछ दिए जाती हैं जिन पे ध्यान ना जाए चीजों का, पीसेस में भी आ सकता है। मेंबर कंट्रीज क्या क्या है? बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, ये सारी चीजें हैं। फिर 14 मिलियन जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो इससे मिल रहा है। फिर हमारा टारगेट है कि हमको फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना है, 22 मिलियन टन करना है बाय 2030, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसके तहत। तो ये सारा जो है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का लॉन्च किया जाएगा। और ये डेली बनारस हादापसा सर्विस होगा। और एक वीकली अयोध्या मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सर्विसेज का इनॉग्रेशन अभी प्रधानमंत्री जो है वो करेंगे आज। अ, ठीक है। और माना जा रहा है कि ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है इसको लो और मिडिल इनकम फैमिलीज को के लिए ध्यान में रख के बनाया गया है। नए इसमें एसी ये फुली जो है वो नॉन एसी रहेगा। और मॉडर्न सर्विसेज इसमें रहेंगी। इसमें पैसेंजर्स के कन्वीनियंस और सेफ्टी पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसमें जनरल स्लीपर क्लासेस कोच रहेंगे, पेंट्री कार्स भी रहेंगी, दिव्यांगजन फ्रेंडली फैसिलिटीज रहेंगी, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे, फायर की कंडीशन में कैसे सप्रेशन करना है उसके लिए रहेगा।
माना जा रहा है कि अमृत भारत ट्रेन आगे जो है वो और बेहतर तरीके से वर्ल्ड क्लास का जो है वो फैसिलिटीज जो है वो बनाएंगी। तो अभी इसको वाराणसी में इसका इनॉग्रेशन होगा। और बनारस हादापसा रूट जो है ये बनारस को कनेक्ट करता है पुणे से। हादापसा जो है ये पुणे में है। और पुणे को अगर हम बात करें तो ये एक एजुकेशन कल्चरल हब है का साथ ही जो है वो एक इकोनॉमिक हब भी है। यहाँ पे एक प्रीमियम डिफेंस स्टैब्लिशमेंट भी है, जैसे खड़क वासला है यहाँ पे, जहाँ पे एनडीए का ट्रेनिंग होता है, डीआरडीओ की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। फिर इसके अलावा अयोध्या मुंबई रूट को लिंक करने के लिए जो है वो श्रद्धालुओं के लिए जो पिलग्रिमेज है उनके लिए जो है वो एक नया रूट जो है वो लागू किया गया है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। अब जैसे इसमें पूछ दी, अब जैसे इसमें देखो दिया भी है कि पुणे का जो खड़क वासला है यहीं पे एनडीए लोकेटेड है। ये एक जॉइंट सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। और लोकमान्य तिलक टर्मिनस ये मेजर रेलवे स्टेशन है। और नेम किया गया आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट बाल गंगाधर तिलक, जो कि प्रमुख हमारे जो है वो फ्रीडम फाइटर थे महाराष्ट्र के। इन्होंने ही जो है वो गणेश उत्सव इन सब का शुरुआत किया था। तो इस तरह से चीजों को कनेक्ट कर करके जैसे करो तो वो याद रहती हैं चीजें। फिर खंबातकी घाट स्ट्रेच है, ये पुणे सतारा हाईवे पे है। और ये काफी नैरो लेन है, इसमें पूरे काफी सारे कर्व्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। इनकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते थे, स्ट्रेस रहता था, यहाँ पे जर्नी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो इसको बेहतर करने के लिए जो एनएचएआई है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेके आई है। खंबातकी घाट ट्विन ट्यूब 6 लेयर टनल प्रोजेक्ट। माना जा रहा है कि ये एक नया मॉडर्न जो है वो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे कि बेहतर होंगी सारी चीजें। और खंबातकी घाट ये एक क्रिटिकल लिंक है मुंबई पुणे बेंगलुरु कॉरिडोर पे। और ये कई सारी सिटीज को कनेक्ट करता है, जैसे पुणे सतारा कोल्हापुर बेलगाम। ठीक है। और इसमें जो है वो महाबलेश्वर पंचगनी कास प्लेट्यू यहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको जो है वो ये इसी रूट के थ्रू जो है वो जाना होता है। तो जैसे ये कास प्लेट्यू कहाँ है, ठीक है, ये सब चीजें, या खंबात की घाट कहाँ पे है, ये एकदम पूछ सकता है। अब मतलब ये नहीं पूछेगा कि प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, लेकिन ये सब तो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर जैसे खंबात की घाट के बारे में बताया गया, तो एक माउंटेन पास है वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र में। इनिशियली एक पूरा जो है वो डिफिकल्ट स्ट्रेच था ट्रेवल करने के लिए, काफी शार्प कर्व्स हैं यहाँ पे। तो ये है। तो एनएचएआई इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट बना रहा है। और ऐसे ऐसे सेक्शन है जहाँ पे जो है वो ट्रेवल करना प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ पे टनल्स वगैरह बनाई जा रही हैं ताकि जो रोड सेफ्टी है वो बेहतर हो, टाइम जो है ट्रेवल करने में वो कम लगे। ठीक है, तो ये है। इसमें ऐसे ऐसे पूछ सकता है कि न्यूज पे, जैसे न्यूज कमाती घाट जो है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इन न्यूज कमाती घाट में जो जैसे मान लीजिए रिलीजियस प्लेस है या हाँ जो भी चीजें हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि कहाँ पे है ये। हाँ। ऐसा ही न्यूज करके क्वेश्चन पूछता है, तो खंबाती घाट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम्म। उसके लेन पे आप देखो कितना कितना चीज है। हाँ, जैसे तो तो वो भी है। हाँ, वो जैसे कि चीज पूछेगा। कितनी सी चीज़ों महाबलेश्वर को है, आप लिंक देख कर लो रहा है। बहुत हाँ, चीजें। हाँ। जैसे कास्ट प्लेट्यू की बात करें, जैसे कुछ-कुछ प्लेट्यू हम्म, जो होते हैं ना, जैसे नाम छोटे-छोटे आते हैं, तो ये सब पूछ देते हैं ये लोग, है ना? पंचगनी, महाबलेश्वर ये सब इम्पोर्टेंट भी रहा है। पूछा भी जा प्लेट्यूज़ के बारे में तो आ ही जाता है। तो मतलब ये हम्म। वो रहेगा इम्पोर्टेंट। और ट्विन ट्यूब टनल क्या होता है? जैसे ये भी है, ऐसी टनल्स बन रही हैं इंडिया में। A tunnel with two separate tubes, each carrying traffic in one direction, enhancing safety and traffic flow। मतलब जो ये ट्विन ट्यूब टनल बनता है तो इससे क्या होता है कि सेफ्टी रहता है कि एक तरफ से जाना है, एक तरफ से आना है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्सीडेंट्स वगैरह का चांस जो है वो कम हो जाता है। फिर इंडिया ये का तो अब इनलैंड। जितने भी टनल बन रहे हैं लगभग इसी तरीके के टनल बन रहे हाँ, हैं कि मॉडर्न आप एक टेक्नोलॉजी टनल से पे बन आओगे रहे एक हैं। तरह से जाओ। अटल हाँ। टनल भी जो है आप देखेंगे कि वहां भी वही है। हाँ, अटल टनल ठीक तो है। काफी बेहतर बना है। खैर अभी हम्म। तक हम तो नहीं गए हैं, मौका नहीं मिला हमें जाने का। मेरा जाना हुआ है, यहाँ पे भी मैं गया हूँ जो अभी आप पढ़ा रहे हो। हाँ, तो हाँ। यहाँ पे इतना ज्यादा एस टाइप का नैरो जोन है, यहाँ इतना ज्यादा सतारा टू पुणे हाँ। इतने ज्यादा वहाँ कंजेस्टेड है कि आप मान लो कि हमको लगता है कि मीलों मील नीचे चले जाओगे, इतना ज्यादा खाई है उसके अंदर। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो बहुत डेंजरस ये प्लेस है।
हाँ, और तो ये हमेशा यहाँ एक्सीडेंट आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये चीज क्या है चाहिए कि यहाँ पे इसको टनल के रूप में हम्म बनाया जाए। हम्म फिर इंडिया का जो इनलैंड वाटरवेज का नेटवर्क है उसके बारे में पूरा था। और इसमें बताया गया कि कैसे कैसे जो है वो काम कर रहा है, इसका एक्सपेंशन का काम किया जा रहा है। और ये बताया गया कि कैसे जो इनलैंड वाटरवे सिस्टम होता है काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होता है। फ्रेट मूवमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है, हायर फ्यूल एफिशिएंसी रहती है, इमिशंस कम होते हैं। जैसे सड़क के थ्रू जाए, ट्रक्स वगैरह के थ्रू लॉजिस्टिक्स जाते हैं या ट्रेन्स के थ्रू जाते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और उनसे एनवायरमेंट को भी वो होता है। वाटरवेज के थ्रू जैसे कनेक्ट कर करके अगर होगा तो ये काफी बेहतर तरीके से चीजें जो है वो होंगी। तो 2000 जो अभी हमारा बजट है 26-27 का, इसमें घोषणा किया गया है कि 20 न्यू नेशनल वाटरवेज जो है वो ऑपरेशनलाइज होंगे नेक्स्ट 5 ईयर में। और ये इंट्रोड्यूस करता है कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम। इसका उद्देश्य है कि शिफ्टिंग कार्गो फ्रॉम रोड एंड रेल टू वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी को पुश किया जा रहा है जिसके तहत जो शेयर है इनलैंड वाटरवेज का, कोस्टल शिपिंग का, उसको हमको बढ़ाना है। और टारगेट कभी कभी पूछता है कि हमको 6% से 12% करना है बाय 2047, क्योंकि जो टारगेट है वो यूनियन बजट में दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इस जैसे एज अ पार्ट ऑफ दिस मोमेंटम जो गवर्नमेंट है ये ऑपरेशनलाइज करेगी नेशनल वाटरवे 5। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ये किसको कनेक्ट करता है? मिनरल रिच रीजन्स हैं तालचर और अंगुल में। इसको इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जैसे कि कलिंगनगर है और पारादीप और धामरा पोर्ट है, इससे कनेक्ट करता है। ठीक है, साथ ही साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होंगे एज रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस स्ट्रेच पे। और इससे जो है जो लोकल पॉपुलेशन है उसको जो है वो बेहतर रहेगा। और इसके अलावा एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम फॉर इनलैंड वाटरवेज ये बन रहा है वाराणसी में और पटना में। ठीक है, इनलैंड वाटर की बात करें तो ये नेविगेबल वाटर चैनल्स होते हैं विद इन अ कंट्री, जिसमें रिवर्स आती हैं, कैनाल्स आते हैं, लेक्स, लेगून्स, कुछ रिवर एस्चुरीज आती हैं, जो कि जिनके थ्रू वेसल्स जो है वो 50 टन का जो सामान है उसको लेके आ जा सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, और ये जो रिवर्स और कैनाल्स की जो लेंथ है इसको मेजर किया जाता है अलोंग द मिड चैनल, वाइल जो लेक्स और लेगून्स होते हैं आर मेजर्ड अलोंग द शॉर्टेस्ट नेविगेबल रूट। तो ये जो पॉइंट है जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, द लेंथ की कैसे जो है वो डिफाइन किया जाता है, कैसे मेजरिंग किया जाता है उसका। रिवर एस्चुरीज इसको जो है वो इनलैंड वाटरवेज का जो है वो एक पार्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है। और इसमें ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि जो रिवर की जो विड्थ है इस जो है वो 3 किलोमीटर से कम की ना हो, जो लोअर वाटर है, मतलब 3 से 5 किलोमीटर का जो है वो रेंज जो है हाई वाटर और लो वाटर में, तभी तो शिप ट्रेवल कर पाएगा ना, तो ये है। फिर इसके अलावा क्लासिफाई इनको 3 तरह से किया जाता है जो वाटरवेज होते हैं। एक होता है पेन रिवर वाटर वेज, जो कि नेचुरल और फ्री फ्लोइंग होते हैं। कैनलाइज्ड वाटरवे, रिवर्स मॉडिफाइड विद लॉक्स एंड डैम्स, मतलब कैनलाइज्ड जो वाटरवेज होते हैं। और कैनाल्स होते हैं जो कि मैन मेड चैनल्स होते हैं। तो ये है, वाटरवेज भी इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर कुछ ना कुछ पूछ दिया जाता है साल दो साल में इसके से रिलेटेड। आईएलओ की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी कहना है कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अगर सिस्टम बेहतर रहता है तो काफी सस्टेनेबल होता है। एनर्जी जो है वो 3 से 6% टाइम जो है वो कम हो जाती है रोड ट्रांसपोर्ट के तुलना में। और रेल से 2 टाइम जो है वो कम हो जाती है। नॉइस कम होता है, एमिशन कम होता है। ठीक है, तो ये काफी बेहतर तरीके से काम करते हैं। अब नेशनल वाटरवेज एक्ट आया था 2016 में। ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया में भी 111 इनलैंड वाटरवेज हैं एज नेशनल वाटरवेज। टोटल लेंथ है हमारी अभी 20,187 किलोमीटर, जो कि 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो है वो फैला है। मार्च 26 तक जो ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज है उनका नंबर है 32। और जो एरिया ये कवर कर रहे हैं ये 5,155 किलोमीटर का है रेंज। और इसको बढ़ाना है, और इसको जो है वो 52 जो है वो करना है अगले जो है वो 5 सालों में।
अभी जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है इसमें बताया गया है कि नवंबर 25 तक जो कार्गो ऑपरेट था ऑन 29 नेशनल वाटरवेज, क्रूज ऑन 15 और पैसेंजर जो सर्विसेज हैं वो 23 वाटरवेज पे हैं। तो पैसेंजर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और कई सारी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे जलवाहक स्कीम है, हरित नौका गाइडलाइंस है, रिवर क्रूज टूरिज्म गाइड बनाया जा रहा है। जैसे हमने देखा है बनारस में गंगा पे जो है वो क्रूज चल रहा है, यमुना पे दिल्ली पे जो है वो क्रूज चलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कई सारे एक्ट जो है उसमें आए हैं, कोस्टल शिपिंग एक्ट आया 25 में और इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म से लिंक किया गया है। ठीक है, जल समृद्धि पोर्टल है, LADIS है, RAS है, ये सब जो है वो वाटर वेज से रिलेटेड सिस्टम पूरा है ये, और इसको और हम बेहतर करने पे काम जो है वो कर रहे हैं। फिर इसमें अब जैसे त्रिपुरा के बारे में बताया कि त्रिपुरा इम्प्लीमेंट कर रहा है 24 करोड़ प्रोजेक्ट का। इसके तहत गुमती रिवर है, इसको जो है वो बांग्लादेश की मेघना रिवर से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज जैसे ये है लाइन, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। रिवर क्रूज टूरिज्म जैसे मैंने अभी बताया कि ये भी काफी बढ़ा है और 371 वॉयजेस हुए थे, मतलब इतनी यात्रा हुई थी, वो बढ़ के अभी 443 हुआ है। और अभी इसमें ये भी है कि जो क्रूज वेसल्स हैं इनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। 17 सर्किट्स में जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं, 13 नेशनल वाटरवेज पे 9 स्टेट्स की। और इसमें 4000 किलोमीटर का वाराणसी डिब्रूगढ़ कॉरिडोर बन रहा है, तो ये भी काफी सपोर्ट कर रहा है। नए न्यू जो है वो क्रूज टर्मिनल्स बन रहे हैं, कहाँ कहाँ बन रहे हैं, 2027 तक जो है वो उनको बनना है। ये बन रहे हैं सिलघाट में, विश्वनाथ घाट पे, नियामाती और गुईचान। जैसे वाटरवेज से रिलेटेड ये जितनी चीजें बताई हैं ये हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है ये। तो ये जो आर्टिकल है इसको ध्यान से पूरा पढ़ना है। फिर बांग्लादेश में नॉर्वेस्टर स्टॉर्म्स काल बैसाखी, इन्हों की वजह से काफी वहां पे कैजुअलिटीज हुई है। 7 डिस्ट्रिक्ट्स वहां पे प्रभावित हुई हैं और वहां का गैबांदा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी काफी जो है वो कैजुअलिटी हुई है। काल बैसाखी कई बार पूछा भी जा चुका है, ये क्या होते हैं। ये लोकल भाषा में इनको कहा जाता है, ऐसे हैं ये नॉर्वेस्टर्स कहलाते हैं। ये थंडर स्टॉर्म्स होते हैं जो कि बांग्लादेश और इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे होते हैं, प्री मॉनसून सीजन में आते हैं। तेज हवाएं चलती हैं, इसमें लाइटनिंग होती है, काफी डैमेज होता है इनकी वजह से, तो ये काफी मतलब है। काल बैसाखी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, अभी रिसेंटली बांग्लादेश में आया है और भी काफी सारी जगहों पे अलर्ट जारी किए गए हैं। फिर अभी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, ले GS पेपर 3, तो ईरान ने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको जो चोक किया हुआ है इसको खत्म करेंगे। और इन्होंने कहा है कि अभी पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके तहत अभी वहां पे बातचीत चल रही है, निगोशिएशंस चल रहे हैं ऑफिशियल्स के बीच में, ईरानियन और पाकिस्तानी, कि कैसे ये जो पूरी डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है इसको खत्म किया जाए, कैसे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको रीओपन किया जाए। काफी प्रेशर है US प्रेसिडेंट पे भी, क्योंकि ऑयल क्राइसिस जो है वो काफी बढ़ गई है, तो इसको जल्दी से जल्दी जो है वो सही करना होगा। फिर दिनेश त्रिवेदी, इनको हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश में इंडिया की तरफ से। ये एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन रहे हैं और ये वेस्ट बंगाल के बराकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ये आपका MP रहे हैं 2009 से 19 तक। फिर उसके बाद ये राज्यसभा के लिए भी चुने गए हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है वो बांग्लादेश का नया हाई कमिश्नर बना दिया गया है। तो कभी कभी सिर्फ से भी आता है। फिर 2026 रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये आज शुरू होगा, न्यूयॉर्क में होगा। और यूनाइटेड नेशन जिसको कंडक्ट करा रहा है, इसमें काफी सारी पार्टीज रहेंगी और रिव्यू किया जाएगा जो हमारी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसकी जो 3 पिलर्स हैं, डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस पे ये कॉन्फ्रेंस जो है वो चलेगी। और जैसा हमने देखा है हाल फिलहाल के दिनों में कि एक न्यूक्लियर वेपन्स को पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं, जो स्टेट्स हैं अपनी सॉवरेंटी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे जो ईरान का भी अभी क्राइसिस है, तो US के यही एलिगेशंस हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाने का प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए ये जो यूरेनियम है उसका इनरिचमेंट करने के लिए काफी सारी फैसिलिटीज इन्होंने बनाई हैं।
तो इस पे जो है वो पूरा रिव्यू जो है वो होगा कि किस तरह से चीजों को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग हैंड्स में वो जा सकते हैं, एक्सीडेंट्स और इन सब की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। फिर चाइना और पाकिस्तान के स्पेस कॉपरेशन के बारे में एक आर्टिकल निकला था, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि चाइना ने अनाउंस किया है कि ये सेंड करेगा 1 पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट टू त्यांगोंग स्पेस स्टेशन। इसके लिए जो है वो 2 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है, मोहम्मद जिशान अली और खुर्रम दाऊद, और इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और कैसे कि मतलब इनको जाके फिर स्पेस स्टेशन पे रहना है। इसके लिए चाइना और पाकिस्तान का जो स्पेस एजेंसी है उनके बीच जो है वो एग्रीमेंट हुआ है। चाइना का स्पेस प्रोग्राम काफी समय से चल रहा है, काफी प्रोग्रेस भी कर लिया है इन्होंने। इन्होंने पहली जो अपनी सैटेलाइट है वो लॉन्च किया था 1970 में। फिर उन्होंने अपना काफी सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किया, इनका खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसको ब्यूडो कहा जाता है। काफी सारे इन्होंने सक्सेसफुल स्पेस वॉक्स भी किए हैं, अपना स्पेस स्टेशन बनाए हैं, दो टियांगोंग स्पेस स्टेशन वहां पे। ठीक है, और चाइना और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इनके बीच काफी फ्रेंडशिप रहती है शुरू से ही, और पाकिस्तान को ये सपोर्ट करते हैं, चाहे डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना हो, चाहे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपना काम करना हो, तो ये है। तो इनके भी रिलेशन जो है वो और बेहतर रह रहे हैं, अब ये स्पेस में भी जो है वो काफी इनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और अभी अप्रैल 26 में पाकिस्तान का एक इंडिजिनस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-3 ये लॉन्च किया था चाइना ने अपने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। इसके पहले पाकिस्तान के 3 सैटेलाइट्स को इन्होंने, जो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, इनको लॉन्च किया था, PRSS-1, PRSS-2, PRSC-EO-1। ठीक है, फिर 24 में चाइना ने इनका सेकंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसमें कि पाक सैट MM1, पाक सेट IR, ये सब जो है वो थे। तो कैसे इनके बीच में कॉपरेशन है उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। तो जैसे जो ये सब नाम है ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तियांगोंग क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट रहेंगी। शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर्स T सेल थेरेपी, ये मॉडिफाई करता है पेशेंट के इम्यून सेंटर को टू हंट डाउन कैंसर। ठीक है, और इससे जो ब्लड कैंसर का है उसमें ट्रीटमेंट में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के जो केसेस होते हैं उस पे ये थेरेपी काफी बेहतर तरीके से काम करती है। लेकिन जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि किडनी के या ओवरी के, उस पे ये बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता है ड्यू टू एंटीजन हेट्रोजेनेसिटी। ट्यूमर्स कंसिस्ट और क्या होता है, ट्यूमर्स कंसिस्ट ऑफ अ पैचवर्क ऑफ सेल्स, मतलब ट्यूमर क्या होता है, कई सारी सेल्स होती हैं, और कुछ जो है वो डिस्प्ले करती हैं टारगेट प्रोटीन, वाइल अदर्स जो है वो उसमें नहीं होता है। तो जो कार्ड टी सेल्स होती हैं ये क्या करती है, जो विजिबल टारगेट्स होता है उसी को वो कर पाती हैं डिस्ट्रॉय। इनविजिबल सर्व जो है वो सर्वाइव कर ले जाती हैं, और इसकी वजह से जो कैंसर होती है उसकी रीग्रोथ हो जाती है। तो अभी रिसेंटली जो है वो स्टडी पब्लिश हुआ है, साइंस जर्नल है, उसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस पे काम किया है, और इन्होंने कहा है कि कि एक इनविजिबल सेल्स में नॉट बी ट्रूली नेगेटिव फॉर ट्रांसफर प्रोटीन। इन्होंने CD70 पे काम किया है, और ये जो प्रोटीन है ये जो किडनी और ओवरी के कैंसर होते हैं उसमें ये काफी एक्सप्रेस्ड होता है, 70 to 80% ये प्रोटीन जो है वो निकल के आता है। तो इस पे ये काम करेंगे, इसको ये टारगेट करेंगे ताकि इसका बेहतर ट्रीटमेंट और क्योर जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो टीम है इन्होंने पाया कि ऐसे सेल्स जो कि अपीयर होते हैं CD70 नेगेटिव इन स्टैंडर्ड सेल्स ऑफन स्टिल प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फिर ये जो प्रोटीन बनाएंगे तो फर्दर उससे जो कैंसर है वो ग्रोथ उसका हो सकता है। और ये जो जीन है फॉर CD70 इसको सप्रेस किया जाता है एंजाइम EZH2 से। तो ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है DNA प्रोटीन को, और फिर इस तरह से क्योर करने का काम जो है वो करता है कि कैसे प्रोटीन का कम किया जाए ताकि जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को जो है वो कम किया जा सके। ठीक है, तो इसी जो इन्होंने जो रिसर्च किया है इन्होंने इसमें एक अपना नया जो है वो रिसेप्टर डिजाइन किया है, HLA इंडिपेंडेंट T सेल रिसेप्टर, और इस पे पूरा वर्क किया कि कैसे जो ये काम करेगा।
इन्होंने बताया कि कुछ जो सेल्स थी उनके क्या-क्या सेफ्टी चैलेंजेस की बात की कि हेलो। फिर अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया है टाइटल डीपीआई एट द रेट ऑफ 2047 a strategic roadmap to enable non-linear inclusive socio-economic growth। और इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे जो फोकस है उसको जीडीपी से से हटा के प्रोडक्टिविटी पे किया गया है कि कैसे बेटर जॉब क्रिएट हो, लाइवलीहुड बेटर हो, ठीक है। और एआई का कैसे यूज करके और डेवलपमेंट को बेहतर बनाया जा सके, तो इनका रिपोर्ट अभी ये आया है। तो इसकी डिटेल्स हैं वो अभी नहीं आया है, तो बाद में ये और उसको जो है वो रिलीज करेंगे। फिर यूनियन जो हम ठीक है मैम। हेलो, चलो फिर तो हाँ मतलब मैम, यही है कि जैसे मान ठीक लो है मैम। कभी हम नहीं रहे तो ऋषि भी क्लास करा सकते हैं, ठीक है, अगर इन केस ऐसे। हम्म। तो ये होगा ना कि इससे हमारी क्लासेस नहीं मिस होंगी, हमारे वीडियोस नहीं मिस होंगे, ऐसे कभी कभी हो जाते हैं। एक सब्स्टिट्यूट भी थोड़ा सा मतलब रहना चाहिए ना कि हाँ हमारे अलावा कोई और ले ले। तो ये है और चीजें हाँ मैम, कवर हो कोई जाती है, प्रॉब्लम नहीं है। छूटती नहीं है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने बताई जैसे वो इम्पोर्टेंट भी है, जैसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या कीवर्ड, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इस मैगजीन की। मतलब हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस है वो आते हैं इस तरीके के, हम्म। इस हमें इसको पढ़ना है पूरी बड़े बढ़िया तरीके से, है ना। चलो फिर, चलो फिर हाँ आराम मैम। करो, ठीक है। बाय बाय। बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम, बाय। बदमाश, रुक जाओ।